Hi, good morning, good afternoon, good evening. As promised, जो पिछले सेशन इंट्रोडक्शन में मैंने प्रॉमिस करा था कि क्लास 11 के लेक्चर्स अकाउंट्स के चालू हो जाएंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्लास 11 के लेक्चर्स लेकर के आ गया हूँ। अकाउंट्स का लेक्चर है टी.एस. अग्रवाल की बुक डबल एंट्री वाली 2020 एडिशंस की। आज क्लास 11 का लेक्चर फर्स्ट है, पहला लेक्चर रहेगा हमारा ये, ठीक है। बुक कौन सी है? बुक मैंने लास्ट सेशन में दिखा दिया था आपको, फिर से एक बार दिखाया था। ये डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली बुक है, जिसको कि हम रेफर करने वाले हैं और इसी बुक से हम कंप्लीट इस बुक को कवर अप करने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए एक बार सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मतलब ये सारी चीज़ें तो है ही, क्या मैं आपसे थोड़ा सा मतलब इंटरेक्ट होना चाहता हूँ। चलिए, आप लोगों की पढ़ाई वढ़ाई कैसी स्टार्ट हो गई? नहीं हुई? कोई नहीं, स्टार्ट होने वाली है। ओके, चलिए 10th आप लोगों का सबका एग्ज़ाम्स हो चुके होंगे बहुत सारे बच्चों के, बहुत के अभी होने वाले होंगे या फिर ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा 11th में, क्योंकि आपका 10th का टाइम चला गया, 11th का टाइम स्टार्ट होने वाला है। तो ये अकाउंट्स में आप लोगों ने सोचा कि इसमें करियर बनना चाहिए, इट्स वेरी गुड, आपने बहुत ही अच्छा सोचा। आई वेलकम आपका डिसीजंस को, मैं वेलकम करता हूँ कि आपने ऐसा सोचा कि अकाउंट्स में आपने कॉमर्स चुना है। तो और मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने की जितना मेरे से हो सकता है, जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था आपको मैं क्या क्या पढ़ा सकता हूँ आपको, तो मैं वो सारी चीज़ें कवर अप करूँगा आने वाले टाइम में, धीरे धीरे करके एक एक करके। अकाउंट्स जैसे कि पहला सबसे ज़्यादा मतलब, बाकी सब्जेक्ट तो थियरी वगैरह आप देखते हैं, आपने सिलेबस तो देख ही लिया होगा, आप इतने इंटेलिजेंट तो हैं कि सिलेबस आपने कवर कर ही लिया होगा, ठीक है। सिलेबस एक बार आपने देख लिया होगा, सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से क्या क्या पढ़ने हैं आपको। तो मैं आपको इंसिस्ट नहीं करूँगा, बट हाँ ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट मतलब ये कर सकता हूँ कि हाँ टी.एस. अग्रवाल जी की बुक बहुत ही अच्छी है, मैं उन्हीं की बुक से पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे, इसलिए नहीं कह रहा मैं, बट हाँ इनके बुक में प्रैक्टिकल अप्रोच वगैरह तरीके क्वेश्चंस जो दे रखे हैं बहुत अच्छे तरीके से दे रखे हैं, तो आप वो बुक रेफर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरा ये है आपसे कि चलिए हम बात कर रहे हैं अकाउंट्स की, बाकी सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा साइड करते हैं कुछ देर के लिए। अब हम बात करते हैं अकाउंट्स की। अकाउंट्स कैसा लगता है आपको, मतलब सुन के मतलब ऐसी फीलिंग आती है, हाउस कुछ नया लग रहा है ना आपको? और अगर मैं ये बोलूँ कि आपको पहले से ये पता था अकाउंट्स के बारे में, तो मतलब मजाक नहीं कर रहा मैं, सीरियसली आपको पता था पहले से? नहीं पता था? मैं बताऊँ कैसे पता था आपको? आपके घर में भाई बहन दोस्त वगैरह सारे तो होते होंगे, या फिर आप दुकान पर जाते हैं परचेजिंग करने के लिए। आप 10th अगर आप 10th में आप पहुँच चुके हैं तो आपकी मतलब आपने काफ़ी कुछ परचेज वगैरह आज तक किया होगा, आप शॉपिंग मॉल्स जाते होंगे, मूवी देखने के लिए जाते होंगे, या फिर तो अकाउंट्स तो आपको पहले से ही पता है। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स का मतलब ही है बेसिकली लेन देन, जहाँ पे भी पैसा इन्वॉल्व हो गया और पैसा नहीं भी इन्वॉल्व हुआ, मतलब आप वो सारी चीज़ जाकर आगे जा कर के देखेंगे आप कि जहाँ पे पैसा नहीं भी इन्वॉल्व होता है वहाँ पे भी हम अकाउंट्स की बात करते हैं। लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में ये समझिए आप कि जहाँ पे भी पैसा इन्वॉल्व हो गया ना, वो अकाउंट वहीं पे अकाउंटिंग होगी। अच्छा एक बात बताइए, आपने देखा होगा अगर आपके घर में आपके पापा चाचा या पड़ोस वाला कोई भी या फिर दुकानदार, आपने देखा होगा वो एक डायरी रखते हैं, मेंटेन करते हैं, सभी लोग अपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए डायरी रखते हैं, तो डायरी मेंटेन करते हैं, वो अपने डायरी में लिखते हैं, वो आपके भी खर्चे होते होंगे, आपने भी लिखा होगा, आज तक लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना। पॉकेट मनी मिलती होगी समटाइम्स, किसी को ज़्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है, तो आप भी उसका हिसाब रखते हैं कितने पैसे कहाँ पे खर्च करने हैं, कितने पैसे कहाँ किस जगह लगाने हैं, कितने पैसे बचाने हैं, कितने पैसे किसी को गिफ्ट देने के लिए रखने, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो हम रखते हैं पैसे, तो पैसे का हिसाब तो रखते ही हो आप, वही तो अकाउंट्स है। अरे नहीं सही बता रहा हूँ मैं, जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, अरे ये तो मुझे, बस आपने क्या करना है कि उसको एक फ्रेमवर्क में डाल, हम जो यहाँ पढ़ेंगे इस बुक में, आपको पता तो सब कुछ है ही, बस इस बुक में हम ये पढ़ेंगे कि फ्रेमवर्क में कैसे डालना है उसको, धीरे धीरे करके जो जो अलग अलग टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक्स में हम
फ्रेमवर्क में कैसे डालेंगे इन चीज़ों को, फ्रेमवर्क में कैसे हम कवर अप करेंगे। यही तो अकाउंट्स तो आपको आता था, नहीं आता? आपने रखा नहीं क्या हिसाब किताब? मान लो मम्मी ने 500 रुपये दिए या फिर दूध वाले को देने थे, आप लिख के नहीं रखते हैं क्या? पेपर वाले का हिसाब, दूध वाले का हिसाब, ये सारी चीज़, सब्जी वाले का हिसाब, ये सारे रखते हैं ना। आप दुकान पे भी जाते होंगे, देखते हैं वो दुकान वाला भी एक, अगर आपने क्रेडिट पे सामान आपका चलता हो दुकान वाले से, हम तो बचपन में लाते थे इसलिए आपको बता रहे हैं, आपको क्रेडिट पे तो वो आपके नाम पे, आपके पास भी एक डायरी होती है, उसके पास भी एक डायरी होती है, वो आपके डायरी में चढ़ा देता है, वो अपनी डायरी में चढ़ा देता है। वो सब तो ये क्या है? यही तो है लेजर, जो आप आगे पढ़ेंगे लेजर के बारे में। खाता, वही तो खाता रखना है, आपको तो पता ही है, आपने खुद भी रखा होगा। मान लो 10 दोस्तों को आपने पैसे दे रखे हैं, सबके नाम पे आपने चढ़ा रखा है ना, कि राम को इतने दिए, श्याम को, सोहन को, मोहन को, गीता को, सीता को, रीता को, जो भी आपके फ्रेंड्स के जो भी नाम है, तो ओल्ड नेम्स हैं, आजकल के नाम तो थोड़े से दूसरे टाइप के होते हैं, जो भी है आपको तो ये तो पता ही है, खाता तो आपको पता ही है। अब बात करते हैं आगे बात करते हैं, अरे अकाउंट्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फायदा होगा इससे? एक बार कभी सोचा कि आपने, आप जो पढ़ने के लिए सब्जेक्ट आपने चुना है ये अकाउंट्स, इससे क्या फायदा होगा? मतलब ये क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ते हैं? ये भी मतलब की चीज़ें जो आपको बाद में समझ में आएगा, डेबिट क्रेडिट फलाना ठिकाना, क्यों करते हैं आप? कुछ तो पर्पस होना चाहिए ना। मैं आपको पर्पस बताता हूँ। पर्पस ये होता है इसका, जब हम आप ये देखिए, मैं आप थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिएगा कि पूरे साल में, मतलब एक हम क्या करते हैं जब भी अकाउंट्स की बात करते हैं ना, या फिर कुछ भी किसी भी चीज़ की, तो एक पीरियड सेलेक्ट करते हैं, या फिर एक दिन में, या फिर एक घंटे में, या फिर किसी कोई सा पीरियड, कुछ भी हो सकता है। तो पीरियड जब हम बात करते हैं तो उस पीरियड के दौरान ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, जो भी आपके पास पैसे आए और जो आपने पैसे खर्च करे, ठीक है? अगर मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस के केस में अगर आपने मान लीजिए आपका एसी का बिजनेस है, फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एसी परचेज करा था 20,000 रुपये में, ठीक है? आपने उसे बेचा है 25,000 रुपये में। कुछ आपको डिफरेंट अलग अलग टाइप के खर्चे हुए आपको एसी लाने में, तो वो आपने एसी को लोड ऑन कर दिया। मान लीजिए आपकी दुकान है, एसी चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जा रहा है, आपके स्टाफ की सैलरीज जा रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें जा रही है ना, तो उसको आपने ऐड ऑन कर दिया उसके ऊपर। तो मान लीजिए एसी की जो कॉस्ट थी वो 20 से बढ़ के 22 हो गई आपके लिए, क्योंकि आपकी दुकान में तो बहुत सारे एसी होंगे, एक पे तो डाल नहीं सकते आप, तो आपने मल्टीपल एसीज पर डाला। डालने के बाद जब आपने सेल करा तो आपको 25,000 रुपये आया, तो आपको क्या हुआ? 3,000 रुपये का लाभ हुआ। ये तो पता है ना आपको, लाभ मतलब जितने में आपने खर्चा खरीदा था, मान लीजिए आपके पास एक पेन है फॉर एग्जाम्पल, या फिर आपके पास एक मोबाइल है, आपके पास, सबके पास होता है, आपके पास भी फ़ोन है, मान लीजिए फ़ोन आपने 14,000 रुपये में खरीदा था, आप कहते हैं ना 15,000 का बिगाड़ है, मुझे तो 1,000 का प्रॉफिट हुआ। यही तो है, इसी पर्पज से अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं हम। नहीं समझ में आया? सिर्फ यही पर्पस ही नहीं है बेसिकली, बट मेन मोटो क्या है कि फॉर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स करा, ट्रांजेक्शन किसमें? पैसे में, जो आपने पैसे में ट्रांजेक्शन्स करा, पढ़ने के बाद सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के बाद आपके पास कितना प्रॉफिट हुआ या फिर आप लॉस में हैं। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, मुझे इतना ज़्यादा मतलब आगे लेके नहीं जाना चाहिए, बट फिर भी मैं आपसे आपके कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करवाना चाहता हूँ कि हम पढ़ क्यों रहे हैं ये चीज़, हम कैसे पढ़ेंगे, क्या ये सारी चीज़ें जो है एक दिमाग में एक ना फ्रेमवर्क। और जब भी मैं आपसे बोलूँ ना आपको पता है, तो आप पता हो नहीं पता हो आप बोलिए हाँ पता है, क्योंकि उससे ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप बोलिए हाँ पता है, जब मैं आपसे बोलूँ आपको पता है तो आप बोलिए हाँ पता है, ठीक है? तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन कि आपको अकाउंट्स पता है। अकाउंट्स आप देखिए बहुत सारी चीज़ें आएंगी आगे जा करके कि अकाउंट्स के पढ़ने के बेनिफिट्स क्या होंगे या फिर अकाउंटेंसी के बेनिफिट्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके समझ में आएंगी। बट ये थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि हमारा जो मोटिव होता है वो फॉर द पीरियड ऑफ टाइम में जो भी आप बिजनेस कर रहे हो या आपका खुद का है, अगर आपको मेंटेन करना है, अकाउंट्स का पर्पस ये होता है कि आपके पास में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस निकालना ही नहीं होता है, आपके घर है, आपके घर में कितना कौन सा सामान है, ये भी एक अकाउंट का पर्पस है। उसकी एज एन गिवन डेट में ये बताना कि आज की डेट में मेरे पास 2 लाख रुपए की एसेसरीज या 5 लाख रुपए के, ये भी काम अकाउंट्स का करता है। आपके घर में टीवी है, फैन है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, इन सब की भी अगर आप चाहें तो अकाउंटिंग करके बना सकते हैं एज एन गिवन डेट में। जब हम आगे बात करेंगे फ्रेमवर्क्स की तो आप बना सकते हैं,
अब बता सकते हैं अपने पापा मम्मी को कि मम्मी देखो हमारे पास इतना असेट है, मतलब जो असेट्स के बारे में बताऊंगा उसको, जो आपके पास संपत्ति होती है उसको अकाउंट्स में असेट कहते हैं। वो मैं आपको धीरे धीरे करके जैसे समझ में आएगा आपको वो आप बना सकते हैं। ठीक है जी। आप एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आपके पापा के पास आप ये बता सकते हो कि पापा देखो आपके अकाउंट में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, आप इतने पैसे खर्च कर सकते हो। वो तो पापा को पता ही है, बट पापा को आप ये भी बता सकते हो कि पापा आपने अच्छा इतने इतने पैसे खर्च करें। अच्छा आपने ना बहुत सारे टाइप के मोबाइल ऐप आते होंगे, एक्सपेंस मैनेजर फलाना ठिकाना करके, वो क्या करते हैं, वो भी यही काम करते हैं, बट वो क्या करते हैं, वो ऑटोमेटिकली करते हैं, वो आपको फूड ग्रोसरीज को अलग डाल देंगे। यही सारी चीज़ें आपको यहाँ भी पढ़नी है धीरे धीरे करके, और जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो होगी थोड़ी सी हट के बात होगी जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम आपके सिलेबस की कि आपका सिलेबस क्या है। जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनके लिए, जो सीबीएसई वाले, स्टेट बोर्ड वाले का भी अप्रॉक्सीमेटली ऊपर नीचे कुछ ऐसा ही होगा, मेरे पास उसका सिलेबस नहीं है, तो सीबीएसई वाले का सिलेबस है। ये सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सिलेबस है आपका, ये सिलेबस में क्या है, सिलेबस 2 पार्ट में है। ऐसे सिलेबस है आपका, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए एंड पार्ट बी में 2 पार्ट में आपका सिलेबस बटा हुआ है। पार्ट ए में क्या है, इसमें लिखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, और ये हो गया पार्ट बी में फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। ठीक है जी, पार्ट 1 और पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी में फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। देखिए जो आपका ये सिलेबस कहता है, ये सिलेबस कहता है कि आपका पेपर जो होगा वो 3 घंटे का होगा, जो कि आप यहाँ पे जब आप पढ़ लेंगे तो आप वो पेपर मैक्सिमम आप 2 घंटे में सॉल्व कर सकते हैं। वो बात की बात है, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। चलिए फिलहाल तो मान चलते हैं आपके पास 3 घंटे का वाला टाइम वो चेक करने के, आप 2-3 बार अपना पेपर चेक कर सकते हैं। 3 घंटे का चेक होगा, टाइम होगा आपके पास। इसमें आपको जो थ्योरी की कवरेज होगी ये 80 मार्क्स की है। ठीक है, इसमें से आप आराम से 80 मार्क्स में से अप्रोक्सीमेटली 75 तो ला सकते हो, दैट्स फॉर श्योर। पढ़ने के बाद 75 नंबर तो आपको कहीं नहीं जा रहे हैं 80 मार्क्स में से। ठीक है, और बात करते हैं हम प्रोजेक्ट वर्क्स की। प्रोजेक्ट में आपके 20 मार्क्स हैं, और मैं आपको प्रैक्टिकल इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा यहाँ पे इस पूरी बुक को प्रैक्टिकल तरीके से, तो प्रोजेक्ट में तो आपके 20 मार्क्स कहीं नहीं गए, तो टोटल आप 95 तो स्कोर कर ही सकते हैं इस पेपर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट ए में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। आपको थोड़ा सा मैं अभी इंट्रो दे रहा हूँ सिलेबस का, क्या क्या कवर होगा। थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये आपको कवर होगा। सेकेंडरी आपका कवर होगा पार्ट 1 में, ये कवर होगा अकाउंटिंग प्रोसेस आपका कवर हो जाएगा ये पार्ट 1 में। ठीक है जी, इसका मैक्सिमम वेटेज रहता है। ये जो आपका पार्ट है सारे में, इस पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा वेटेज इसी का रहेगा, अकाउंटिंग प्रोसेस का ही रहेगा, क्योंकि अगर आपको एक बार प्रोसेस समझ में आ गया तो बाकी चीजें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट जो आपका रहेगा, इसमें भी दो पार्ट हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप अभी ये मत सोचिएगा कि फ्रेमवर्क क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस, ये सब नहीं, अभी मैं बस वो आपको बता रहा हूँ सिलेबस के बारे में।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल, सोल मतलब सोल अकेला बंदे का, एक बंदे का, इंडिविजुअल का, सोल प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप मतलब जो अकेला मालिकाना हक रखता है ना, जैसे कि मेरा ये चैनल है तो मैं इसका सोल प्रोप्राइटर हूँ, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप का फ्रॉम कंप्लीट रिकॉर्ड्स, इसमें आपको पूरा बताया भी जाएगा, एज वेल एज एंड इन कंप्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है जी। ये तो हो गया आपका पार्ट 1। क्या क्या है इसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब मैं आपको बता दूंगा। इसमें कवर होता है बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब सिंगल बंदे का जो बिजनेस होता है, जैसे कि मेरा ये चैनल है तो मैं इसका सोल प्रोप्राइटर हूँ। द कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी सक्सेस प्लेटफॉर्म का मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ। फ्रॉम कंप्लीट रिकॉर्ड्स, पूरे रिकॉर्ड से, इनकम्प्लीट में आधे अधूरे रिकॉर्ड से भी जो बनाना होता है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। इसका सेकंड पार्ट जो होता है ये है आपको कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। ये दो चीजों के बारे में हम सेकंड पार्ट बी में बात करेंगे, ठीक है। पार्ट ए में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, मतलब बेसिकली थ्योरी के वो थ्योरी जो थ्योरी है अकाउंटिंग के रिलेटेड, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, वोकेबलरी का मतलब क्या होता है, अकाउंट्स में जिन जिन टर्म्स का यूज किया जाता है वो क्या होता है, फिर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के लिए हम किन किन उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें, एक्सक्यूज मी, उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा आपको फ्रेमवर्क में कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, इंड एस क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में आ जाएंगी। अकाउंटिंग प्रोसेस में आपका जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारी मतलब ये टर्म्स क्या है मैं आपको बताऊंगा, ये सारी चीजें कैसे आएंगी, क्या क्या होती हैं ये चीजें और किस तरीके से इनको रिपोर्ट करना होता है। तो ये सारी चीजें आपको ट्रायल बैलेंस, उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फिर से आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, वो आपको सिलेबस में है नहीं वैसे, बट वो सारी चीजें भी अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट होती है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ए से। ये है आपका सिलेबस था, क्या था ये? कंप्लीट सिलेबस। ये किसके लिए? ये सिलेबस है सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, और मोटा मोटा मतलब कंसेप्ट सबके सेम ही रहेंगे। ये यहाँ पे मार्क्स वाइज दे रखे हैं। अब बाकी आप सिलेबस शेयर कर दीजिए, शेयर कर दूंगा मैं आपसे, बाकी स्टेट बोर्ड्स वगैरह का सिलेबस क्या रहते हैं जो वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये सिलेबस है वो सीबीएसई के लिए, सीबीएसई क्लास 11 का ये सिलेबस है, ठीक है, जो कि 3 घंटे का होगा, जिसमें थ्योरी 80 नंबर में, प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का होगा। थ्योरी में मैक्सिमम आपको प्रैक्टिकल अप्रोच ही रहेंगे, ठीक है। और थ्योरेटिकल इसमें 2 पार्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2। पार्ट 2 में फिर ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग प्रोसेस, फिर ये चीजें पार्ट 2 में 1 और 2, ठीक है। आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। मैं इसे रब कर रहा हूँ, अभी वाइप कर रहा हूँ, इसमें डाल रहा हूँ।
एसेंशियल्स आपके पास है ना, तो ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। जो लास्ट सेशन फर्स्ट सेशन में बताया था एसेंशियल्स के बारे में, आई होप कि आपके पास वो होगा। ठीक है, एसेंशियल्स के बारे में मैंने बताया था आपको। चलिए स्टार्ट करें तो फिर, चलिए ठीक है, आपके आज्ञा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो जो पेज नंबर है, देखिए मैं चैप्टर वाइज चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको पहले प्रैक्टिकल्स जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग प्रोसेस से स्टार्ट करूँगा। सारे अकाउंटिंग प्रोसेस करवाने के बाद जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट था वो कवर अप करवा दूंगा। फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन वो था फ्रेमवर्क, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था, मैं उसमें आऊँगा पार्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट वाले में। और सबसे लास्ट में हम कवर अप करेंगे कंप्यूटर अकाउंटिंग में, कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग को हम सबसे लास्ट में कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करें अब हम। तो ये है जी पेज 1.6, ये मैं आपको डाल दूंगा और आपके पास बुक नहीं है तो। ठीक है, यहाँ पे अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो क्या होता है बेसिकली, स्टार्ट कर रहे हैं हम। आपके पास 2 नोटबुक मैंने बोली थी, आपके पास दोनों होनी चाहिए, प्रैक्टिकल वाले भी और एज वेल एज थ्योरी वाली भी। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं किसका, अकाउंटिंग प्रोसेस को। अकाउंटिंग प्रोसेस, ये अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? अकाउंटिंग प्रोसेस होता है आपको मेनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। सर ये क्या होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स वो हो गया जब हम फाइनेंशियली डील करते हैं, मतलब पैसे का जब भी हम लेन देन करते हैं ना, और एक समय किसी भी घटना के होने पे करते हैं। जैसे मुझे अगर मान लीजिए बुक की जरूरत है, तभी मैं बुक परचेस करने के जाऊंगा। बुक परचेस की एक घटना हुई, मुझे बुक की जरूरत है, मतलब इवेंट्स का मतलब एक घटना। ये फाइनेंशियल इवेंट्स सब होती है वो ट्रांजेक्शन में डील करते हैं। ठीक है, ये अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे पहला पार्ट है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। ठीक, इससे क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। आप भी करते हैं ना अपने घर में, आप नहीं करते अपने घर में? मान लीजिए दूध लेकर के आया, दूध वाले के पैसे देना, आज से देने लेती है ना, तो यहाँ आपने क्या करा, रिकॉर्डिंग कर ली इसकी। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या करते हैं हम, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग करने के बाद हम इसे क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाइंग किसमें, इनटू लेजर। ये क्या होता है ये रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग? चलिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम ना एक शॉपकीपर एग्जांपल लेते हैं। किसका एग्जांपल लेते हैं हम? शॉपकीपर का, जो कि ग्रोसरी स्टोर का शॉपकीपर है। आपके नियर बाई में होगा ही, आपने देखा होगा। शॉपकीपर जो होता है वो क्या करता है ना, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको एक जगह रिकॉर्ड करते जाता है। मतलब फाइनेंशियल इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन को क्या करता है, वो रिकॉर्ड करके उसके पास कॉपी होती है, इसमें हर जितने भी खर्चे होते जाते हैं उन सबको रिकॉर्ड करते जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद जितने भी लोगों ने मान लीजिए क्रेडिट पे लिया है, जैसे कि मैं हूँ केशव, आप है राम, वो है स्वाति, तीन सबने क्या करा ना, क्रेडिट पे सामान ले रखा है। उसने क्या करा, जब उसका डे एंड हुआ तो उसने सबका लेजर बना रखा है। केशव का लेजर बना रखा है, मतलब एक पेज उसने केशव के नाम पे डाल रखा है। तो क्या करेगा ना, मेरे नाम पे। बाद में इन सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं बस आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ मैं। केशव के नाम पे क्या करेगा, वो मान लीजिए 200 रुपये का सामान लेके आया था मैं, तो उसने मेरे नाम पे 200 रुपये डाल दिया। फिर वो स्वाति थी, स्वाति के नाम पे 200 रुपये डाल दिए। पूजा है,
पूजा के नाम पे 500 रुपये डाल दिया, जो जैसे सामान लेके आया ना, तो उसने क्या करा, सारे ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई कर दिया, रिकॉर्ड करके क्लासीफाई कर दिया लेजर्स में, अलग अलग लेजर बना रखे उसने, उसमें क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, रिकॉर्डिंग होती है ना, वो होती है आपको जर्नल में होती है। अभी जो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हम इसी की स्टार्ट करेंगे, हम जर्नल क्या होता है इसी के बारे में बात करेंगे। जर्नल ये होता है कि आपको ना जर्नल में बेसिकली एक हर एक टाइप की बुक बनानी है, उस बुक में आपको मेंटेन करना है जर्नल। कौन कौन सी बुक आएंगी जर्नल में? जर्नल में आपको आएगी कैश बुक आ जाएगी, सेल्स बुक आ जाएगी, उसके बाद परचेज बुक आ जाएगी। ठीक है, फिर आपको ये जर्नल में आपको आ जाएगी, सब एक अलग अलग बुक रखते हैं हम, जर्नल रखते हैं, हर एक का एक सेपरेट जर्नल रखते हैं हम, जिसमें कि उसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं हम। कैश बुक में कैश से रिलेटेड रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स में जो भी सेल हुआ, सेल का मतलब तो आपको पता है कुछ बिकना, जैसे कि बिका उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। जो परचेज हुई, परचेज में परचेज बुक में परचेज का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। बिल्स पेएबल बुक होती है, बिल्स रिसीवेबल बुक होती है, बिल्स रिसीवेबल बुक होती है। बिल्स पेएबल बिल्स जर्नल में रिकॉर्डिंग में दोनों तरीके से होता है। ठीक है, ये भी जर्नल से रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग से जर्नल, ये सारे बुक्स हम मेंटेन करते हैं। और तो ये दो बुक आपके उसमें नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज आपके सिलेबस में है नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, अगर किसी के सिलेबस में होगा तो वही मैं पढ़ा दूंगा उन्हें। ठीक है, ये होने के बाद चलिए जर्नल तो हो गया, क्लासिफाइंग लेजर हो गया। अब लेजर के बाद क्या हो गया आपको कि लेजर बन गया यहाँ पे। अब इसको हम समराइज करते हैं, समराइज करते हैं, क्या समराइजिंग, मतलब जो लेजर है ना उन सब के बैलेंस को एक जगह लेकर के आते हैं। किस में लेकर के आते हैं? वो हम लेकर के आते हैं ट्रायल बैलेंस में, और इस ट्रायल बैलेंस से फिर क्या बनता है? प्रॉफिट एंड, इस ट्रायल बैलेंस से दो चीजें बनती हैं, एक तो बनता है ये प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आऊं मैं, ठीक है, आप डिटेल लिख लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बनता है ये बैलेंस शीट। ठीक है जी, ये दो चीजें बनती हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, एक बैलेंस शीट बनती है। प्रॉफिट एंड लॉस, अब ये सारा समराइजिंग तो हो गया, अब इसका एनालिसिस होता है और इंटरप्रिटेशन होती है। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से क्या मतलब है सर? एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से मतलब है कि जो भी मेरे बुक्स में, मान लीजिए ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ठीक है, एक मिनट के लिए आप समझ लीजिए कि आपको आता है। जब भी मैं बोलूँ आपको आता है तो आप ये समझिए कि हाँ आपको आता है, आपको पता है। मान लीजिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मुझे मान लीजिए 2000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, या 3000 रुपये का लॉस हुआ। अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं लाभ हानि छोड़ दीजिए, कैसे आएगा नहीं आएगा बात की बात है। मैं एक बात सीख समझिए कि 2000 रुपये का प्रॉफिट हुआ और 3000 रुपये का लॉस हुआ, ठीक। तो ये एनालिसिस हम इसलिए करेंगे कि ये 2000 का प्रॉफिट जो हुआ क्या वो ज्यादा हो सकता था, और 3000 का जो लॉस हुआ, तो इसके थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे लॉस, प्रॉफिट लॉस जो है वो इन ऑर्डर है या नहीं, मतलब सही है या नहीं बेसिकली। और जब ये एनालिसिस हो जाएगा तो ये आपका हो गया, हम कर देंगे रिपोर्टिंग टू यूजर्स, इसको रिपोर्ट कर देंगे हम, जो इसके यूजर्स हैं। यूजर्स कौन होंगे? मान लीजिए अभी तो जो जैसे मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप, मेरा ये डी कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो इसमें यूजर्स कौन हूँ? सिर्फ मैं ही हूँ। तो मैं अपनी बुक्स बनाऊंगा या किसी से बनवा तो मुझे रिपोर्ट करेगा, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप फर्म होगी तो जब एक या दो से अधिक लोग मिलकर के पार्टनरशिप फर्म चलाएंगे तो सबको रिपोर्टिंग होगी। जब कंपनी होगी तो कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे, जो उनके स्टेक होल्डर्स होंगे, इनको रिपोर्टिंग होगी। इस तरीके से जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसके भी यूजर्स होंगे उसको रिपोर्टिंग टू यूजर्स, ये रिपोर्ट हो जाएगी, ठीक है।
कि ये कंप्लीट प्रोसेस जो है, ये कंप्लीट क्या कहलाता है, ये कंप्लीट प्रोसेस, ये कंप्लीट प्रोसेस कहलाता है। ये कंप्लीट प्रोसेस मेरा हो गया, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, ये अकाउंटिंग प्रोसेस होगी। ये है आपको पेज नंबर दे रखा है, इसमें कौन से पेज पे दे रखा है बताता हूँ आपको, 1.6, पेज नंबर 1.6 पे दे रखा है अकाउंटिंग प्रोसेस। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ अगर आप चाहे पढ़ना तो ये देख लीजिएगा, नहीं जितना आप नोट कर लीजिएगा, जो मैंने बताया है उसको एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपके लिए फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट्स में उसकी रिकॉर्डिंग किसने हुई, जर्नल में। जर्नल में कितने टाइप के बुक होते हैं, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक्स, सेल रिटर्न बुक। जब आगे पढ़ेंगे आप जर्नल में तो सेल रिटर्न बुक भी आएगा, किसी को माल बेचा उसने रिटर्न कर दिया। परचेज रिटर्न बुक भी आएगा, मैंने परचेज करा, आपने मोबाइल परचेज करवाया फ्लिपकार्ट या अमेजन से, आपको 10 दिन में पसंद नहीं, आपने रिटर्न कर दिया, तो उनके आपके यहाँ पे परचेज रिटर्न बुक भी बनेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो, नहीं करते तो अच्छी बात, मतलब अगर आप नहीं करते तो कोई बात नहीं है। बिल्स पेबल की बुक होती है, बिल्स रिसीवेबल की बुक होती है, फिर आपको जो डेप्रिसिएशन वगैरह के हैं उसकी भी बुक हम बनाएंगे अलग से। वो सारी चीजें हैं। जब ये सारा जर्नल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों से क्या बन के आएगा, क्लासिफिकेशन होगी किसमें, लेजर्स में। लेजर्स का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था, शॉपकीपर वाला के शॉपकीपर रहता है, उसके पास 10 से या 20 कस्टमर्स हैं, 25 कस्टमर, 50 कस्टमर्स हैं, वो पूरे दिन में एक नॉर्मल से किताब रखता है जिसमें कि वो कॉपी रखता है, इसमें सारी चीजों को लिखता हुआ चला जाता है, किसको दिया, राम को दिया, श्याम को, सीता, मोहन, गीता, रीता, सबका लिख देता है। जो सामने वो बैठता है तो क्या करता है, उस सबके नाम पे डाल देता है, इसने इतने का सामान लिया तो वो क्लासीफाई कर देता है। फिर ये जो क्लासीफाई लेजर के थ्रू हुई, इसके जो बैलेंस रहते हैं इसको वो समराइज करता है किस फॉर्म में, ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में। इससे क्या बनता है, इससे प्रॉफिट एंड लॉस बनता है और बैलेंस शीट बनती है। जो बैलेंस शीट मेरी बन गई उसका हम एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो रिपोर्टिंग टू यूजर्स हो जाती है। दैट्स इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रोसेस। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग प्रोसेस, तो क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे आप, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स, क्लासिफाइंग इनटू जर्नल and classifying them into ledgers, then summarizing them in trial balance, then profit and loss account and balancing, and further doing the analysis and interpretation and reporting to the users. This said process is called accounting process. ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस बोलेंगे हम। ठीक, एम आई क्लियर, ये नोट कर लिया आपने, कर लीजिए प्लीज। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। ठीक, चलिए तो ओके, लिख लिया आपने। मैंने आपको पहले बताइए, आप अभी थ्योरी पढ़ के कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं बस आप ट्रस्ट कीजिए, इसी तरीके से आप पढ़ते जाइए। ठीक है, और आप देखिए कि आपको चीजें किस तरीके से क्लियर होती चली जाती हैं। और फिर जब फाइनली जो हम थ्योरी पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको लगेगा अरे ये तो मुझे पता नहीं था, पढ़ने की जरूरत ही क्या है। आपको 90% चीजें तो वैसे ही कवर अप हो जाएंगी। लास्ट में जो एक आधा कंसेप्ट वाइज रहेगा स्पेशल कंसेप्ट टाइप से, तो वो आपको अलग से मैं थ्योरी क्लास लेकर 1-2 लेक्चर्स में कवर करवा दूंगा, 2-3 लेक्चर्स में। ठीक, विद एग्जांपल्स एंड ऑल। ठीक है जी, चलिए तो हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ये तो मैंने आपको बताया अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए। बेसिकली सारा खेल जो है अकाउंटिंग प्रोसेस का ही है। इसी का बेस स्टार्ट करने के लिए आज हम चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है, ये चैप्टर 6, ये है जी आपको अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या है ये,
चैप्टर कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 6। ये क्या कहता है? ये है चैप्टर 6। ये है आपको, इसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसीजर। क्या है ये अकाउंटिंग प्रोसीजर? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि पिछले 5 चैप्टर कहाँ गए, वो इन्होंने क्यों नहीं बताया। देखिए वो टोटली वो थ्योरी है। जब एक बारी आपको प्रैक्टिकल, क्योंकि है क्या ना, थ्योरी आपको पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है कि आपको काफी इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, इसीलिए हम प्रैक्टिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप जितना ज्यादा इन्वॉल्व होते जाएंगे उतना ज्यादा सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आता जाएगा। इन्वॉल्व होने के लिए क्या है कि आपको सम्स करनी पड़ेगी। किसी भी पेपर में इन्वॉल्व होने के लिए क्या है ना कि आपको, आप जितना उस चीज को लिखिएगा उतना ज्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है। इन्वॉल्वमेंट जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी और जितना आप लिखने में क्या है कि आपका दिमाग का इस्तेमाल होगा, आपका हैंड, जब तक आपका हैंड और माइंड का कॉम्बिनेशन चलता रहेगा तब तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए हैंड एंड माइंड का कॉम्बिनेशन एक बार हो गया, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया, थ्योरी आप इजीली, मैं 3-4 लेक्चर्स में आपको थ्योरी कवर अप करवा दूंगा। ठीक, चलिए तो हम ये क्या पढ़ने वाले हैं? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है जी, ये स्टार्टिंग में दे रखा है, ये है कि ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस के, मतलब जो हमारे पास जो भी प्रूफ वगैरह हो उसके बेसिस पर। एविडेंस का मतलब जो बिल्स वगैरह होते हैं उसके बेसिस पर में अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट सच एज सोर्स डॉक्यूमेंट, जिसको कि जैसे कि इनवॉइस होता है परचेज का, सेल का, आपने फ्लिपकार्ट अमेजन से कुछ मंगवाया होगा तो आपका इनवॉइस होता है, या फिर आपने एसी लिया होगा तो वहाँ पे इनवॉइस मिलता है आपको, या फिर फैन लिया होगा, या कोई भी जब भी आप आइटम लेते हैं तो आपको हर दुकान में आज की डेट में एक इनवॉइस मिलता है। इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के बारे में आपको बाद में बता दूंगा मैं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट होता क्या है। अब आगे कह रही है, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाई टू सच ट्रांजैक्शन एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब ये कह रहा है कि जो रूल होते हैं वो आप अप्लाई किए जाते हैं ट्रांजैक्शंस, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो जर्नल डिफरेंट टाइप के बुक्स हैं उसमें रिकॉर्ड करने के लिए, स्पेशल क्रॉनिकली ऑर्डर, मतलब कि ठीक तरीके से जो है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम इस रूल्स को यूज करते हैं। ठीक है, फिर जब एक बार रिकॉर्डिंग हो जाती है तो उसको हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं। ये बेसिक की बात बताई गई है। अब क्या है, अब क्या है, अब बात करता है, अब आपने यहाँ पे अकाउंट 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 बहुत सुन लिया। अकाउंट क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया है, आप लिखेंगे मेरे साथ, आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, लिखिए आप, अकाउंट इज अ रिकॉर्ड, अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस। क्या होता है अकाउंट्स? अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस अंडर ए पर्टिकुलर हेड। अदरवाइज यहाँ पे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं इसकी मीनिंग को। यहाँ पे आप अकाउंट इज अ रिकॉर्ड, यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं, अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस अंडर ए पर्टिकुलर हेड। अब अकाउंट क्या होता है ना, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ट्रांजेक्शंस होते हैं वो पर्टिकुलर हेड में जितनी भी लेन देन हुई एक हेड के अंदर, मतलब एक अकाउंट के अंदर आपने रिकॉर्ड कर लिया, दैट इज बेसिकली कॉल्ड अकाउंट। अभी कहता है इट्स नॉट ओनली रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। ये क्या करता है कि सिर्फ ट्रांजेक्शंस के डेबिट अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं करता, उसके इफेक्ट्स को भी रिकॉर्ड करता है, और ये डायरेक्शंस मतलब बताता है कि डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, इसका क्या इफेक्ट आने वाला है वो भी ये बताता है। ठीक है, अब कह रहा है ये अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट में, और ये किस फॉर्म में होता है? पी फॉर्म में होता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए कैसे फॉर्मेट हम बनाते हैं एक बार अकाउंट का। कोई सा भी मान लीजिए हम यहाँ पे फॉर्मेट बना रहे हैं अकाउंट का,
अकाउंट का फॉर्मेट बनाया है हम। अकाउंट का फॉर्मेट आपने वो ले लीजिएगा, टी फॉर्मेट में होता है, ये टी हो गया, बेसिकली इस फॉर्मेट में होता है। सबसे पहले यहाँ पे ये जो साइड होती है वो डेबिट की साइड होती है, ये जो साइड होती है वो क्रेडिट की साइड होती है, ठीक है। इस तरीके से इसमें एक लाइन और आ जाती है। यहाँ पे आता है डेट, जब हम अकाउंट बनाएंगे तो, फिर यहाँ पे पार्टिकुलर, फिर यहाँ पे जिस भी जर्नल से उठ करके अकाउंट आ रहा है तो जर्नल फोलियो नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट, अमाउंट किसमें, रुपीज में, ठीक। ये आपको अमाउंट आ जाएगा। सेम तरीके से इस साइड क्रेडिट साइड भी इसी तरीके से ये रहेगा डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो नंबर, जेएफ। जर्नल फोलियो का मतलब है कि जब भी आप इंडेक्स बनाएंगे ना, इंडेक्स में आप लिखेंगे जो भी 1 2 3 4 जर्नल जब बुक होती है उसमें जो 1 2 3 4 5 6 जिस पेज से उठ के आ रहा है उसका नंबर यहाँ पे आ जाएगा, पेज नंबर का रेफरेंस आ जाएगा, या फिर जो भी बुक का नंबर होगा उसका रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। अगर बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो बुक का रेफरेंस आ जाएगा, पेज का रेफरेंस आना तो तब पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे आ जाएगा आपको अमाउंट, फिर से अमाउंट आ गया आपका यहाँ पे रुपीज में, अमाउंट आ गया आपका रुपीज में, यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया। ये क्या है, एक परफॉर्मा है। किस परफॉर्मा में, ये जो हम लेजर अकाउंट बनाएंगे ना, लेजर का परफॉर्मा है ये, ठीक है। तो ये लेजर का परफॉर्मा ये दे रखा है कि आपको इस तरीके से ये लेजर बनेगा। अब वो कैसे बनेगा वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे। एक बार ये परफॉर्मा आप ये नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। आई होप कि आपने लिख लिया हो फॉर्मेट। ठीक है, चलिए अब आ जाइए आप, बीच में जगह छोड़ दीजिए, आप एक पेज की जगह छोड़ दीजिए लेजर के डिस्क्रिप्शन वगैरह के लिए। जब हम आगे बात करेंगे तो हम जो लेजर्स वगैरह है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो हम आगे देखेंगे। अभी आप एक काम कीजिए, उतनी जगह स्पेस आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की, मतलब अकाउंट्स को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस आगे आपको समझ में आएगा हम क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं। बेसिकली जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो आपने देखा होगा हम डेबिट और क्रेडिट लिख रहे थे, तो क्लासिफाई करने के बाद कौन से अकाउंट डेबिट में किसको हम डेबिट करेंगे और किसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है, उस पर्पस के लिए जो है हम क्लासिफाई करते हैं अकाउंट्स को। तो क्लासिफिकेशन है डेबिट और क्रेडिट। एक बार अगर आपको डेबिट क्रेडिट का मतलब समझना होगा तो आप ये करिए, ये समझिएगा डेबिट जो होता है लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट होता है, क्रेडिट जो होता है वो बेसिकली राइट साइड ऑफ द अकाउंट होता है। डेबिट को डीआर से डिनोट करते हैं, क्रेडिट को सीआर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए आप, ठीक है, कि जो अकाउंट की क्लासिफिकेशन होगी उसके बाद किसको हम डेबिट करेंगे किसको हम क्रेडिट करेंगे, उसके लिए ये क्लासिफिकेशन जरूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ किसका, अकाउंट्स का,
क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं? क्लासिफिकेशन आपको 2 टाइप के होते हैं जी। कौन सा जी? एक तो है आपको ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच, APPROACH, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो दूसरा है आपको मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है जी? ट्रेडिशनल अप्रोच जो है ये है आपको, इसको दूसरा कहते हैं हम, इसके दूसरा नाम जानते हैं, इसको कहते हैं इंग्लिश APPROACH। ये हम क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर मॉडर्न अप्रोच से, बेसिकली वो अकाउंट्स के जो डेबिट एंड क्रेडिट होंगे उसकी, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसको समझने के लिए हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब फिर जैसे अप्रोच आपको क्लियर हो जाएगा, जो ट्रेडिशनल अप्रोच में जैसे अकाउंट्स बाइफरकेट में है, मॉडर्न अप्रोच में, तो आपको पता चल जाएगा किस अकाउंट को कब आपको डेबिट करना है और कब आपको क्रेडिट करना है। जब आपको ये पता चल जाएगा कब आपको डेबिट करना है, कब आपको क्रेडिट करना है, तो हो गया, फिर तो आपका अकाउंट से खत्म हो गया। क्योंकि अकाउंट्स में 2 ही चीजें हैं, डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, ठीक है। डेबिट साइड जब अकाउंट्स की बात करते हैं डेबिट क्रेडिट की, तो डेबिट जो होता है जो लेफ्ट साइड होता है, क्रेडिट जो होता है वो राइट साइड होता है जी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझिए बस, ज्यादा दिमाग लगाने की अभी आपको जरूरत है नहीं। वो धीरे धीरे जैसे आपके कंसेप्ट खुलते हुए चले जाएंगे वैसे वैसे आपको चीजें समझ में आती चली जाएंगी। अगर आपने एक बार रूल समझ लिया अच्छे से तो फिर तो समझिए आपको अकाउंट समझने से कोई नहीं रोक सकता। अकाउंट्स आपको आपकी अकाउंटिंग, आपकी बुक खत्म होगी, बस ये समझ लो। मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। अगर आपने, क्योंकि देखिए मैं आपको एक सिंगल चीज बताऊं, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है। ये आगे आपको नहीं पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ, मैं अभी सोच रहा हूँ कि आपको आता है, ठीक है। अबे देखिए, राम को मान लीजिए मेरा ये दी कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी है, राम आया मेरे से क्लास परचेज करने के लिए, मैंने राम को क्लास दिया, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया? कैश आया जी, कैश अकाउंट। वो डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे चीजें खत्म हो जाएंगी। कैश टू, मान लीजिए मेरा ये सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर सेल, ठीक है जी। क्रेडिट, ये मान लीजिए 2 करोड़ का मैंने 2 CR का सेल कर दिया। एग्जाम्पल है, प्लीज एग्जाम्पल है, ठीक है। कैश टू सॉफ्टवेयर। अब देखिए 2 अकाउंट बने, एक कैश अकाउंट और एक यहाँ पे सॉफ्टवेयर अकाउंट, ठीक। जो कैश अकाउंट से यहाँ पे 2 सॉफ्टवेयर आ गया, 2 सॉफ्टवेयर आ जाएगा। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर अकाउंट बनेगा, सॉफ्टवेयर अकाउंट में बाय कैश आ जाएगा। इसका जो बैलेंस रहेगा 2 CD हो जाएगा बैलेंस इसका। ये बैलेंस उठ करके आपको, क्योंकि इसका नेचर जो है रेवेन्यू रहेगा, तो ये आपको उठ को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। बाय सेल, सॉफ्टवेयर सेल 2 करोड़, यहाँ आपको 2 करोड़ का प्रॉफिट आ जाएगा। जो कैश का बैलेंस है, जो कैश सॉफ्टवेयर में आएगा, ये मेरा उठ करके बाय CD, ठीक है। ये मेरा उठ कर ट्रायल बैलेंस में आया, वो भी मेरे ट्रायल बैलेंस में आएगा उठ करके, सॉफ्टवेयर अकाउंट भी ट्रायल बैलेंस में आएगा। ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आया, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट में आया, दोनों ट्रायल बैलेंस का मैच हो गया। ट्रायल बैलेंस मैच करने के बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया। यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट बनाया, बैलेंस शीट में यहाँ पे मेरे पास कैश अकाउंट में आ गया 2 करोड़ रुपया, और यहाँ पे 2 प्रॉफिट में आ गया मेरे पास 2 करोड़ रुपया रिजर्व एंड सरप्लस में, जिसको मैं रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर कर दिया 2 करोड़ रुपया। देखिए मैंने क्या बोला, सिर्फ मैंने एक एंट्री बनाई, एक एंट्री से बैलेंस शीट तक बन गया। अब अकाउंटिंग प्रोसेस क्या था? अकाउंटिंग प्रोसेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करना, क्लासिफाई करने के बाद समराइज करना, ये समराइज यहाँ पर ट्रायल बैलेंस समराइज होगा, फिर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट्स ऑल। और क्या है? और कुछ है? आप बताइए, आपके सामने है, मैंने तो कुछ नहीं करा, बस आपको पता नहीं अभी
कि क्या क्या बेचा है, तो कैश डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ किस टाइम पे, तो वो उसी के लिए हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? अगर आपको पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन समझ में आ गया तो समझिए आपको कि सब कुछ आपको खत्म हो गया, आपको सब आ गया, अकाउंट्स आपका पूरा क्लियर हो गया। ठीक, मैं इसको अभी फिलहाल रन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कितने चैप्टर एक साथ कवर हो जाएंगे। अब होंगे या नहीं आप बताइए? हो जाएंगे ना कवर? कौन कौन चैप्टर कवर हो जाएंगे? जर्नल का चैप्टर कवर हो जाएगा, लेजर का चैप्टर कवर हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस का चैप्टर का जब कवर हो जाएगा, फाइनल अकाउंट का चैप्टर कवर हो जाएगा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 5 चैप्टर्स आपके सिर्फ और सिर्फ इस अप्रोच को समझने से हो जाएंगे। अब बाकी जो चैप्टर्स बचते हैं जो कि आपको वो क्या कहते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन, स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वगैरह हैं, वो तो वैसे ही कवर हो जाएंगे। कंप्लीट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हम देख ही लेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आपने इस पे मेहनत कर ली, रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट पे, समझिए आपकी अकाउंटिंग ओके है जी, बिल्कुल 100% एकदम ठीक है। चलिए बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच, इसको इंग्लिश अप्रोच करते हैं, इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनेगी वो भी आपको बताऊंगा मैं, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनेगी, ठीक है। असेट्स इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल माइनस लायबिलिटीज, वो मैं आपको बता दूंगा जी, ठीक है। आपको सारी चीजें बता दूंगा, इक्विटी इक्वल टू क्या होगा, ये सारे जो भी इक्वेशंस बनेंगे वो सारे बता दूंगा मैं। बट फिलहाल जो हमारा फोकस है आज की डेट में, जो हमारा फोकस है वो है ट्रेडिशनल अप्रोच पे। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या कहते हैं इसको? ट्रेडिशनल, इसमें ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट होता है। कितने टाइप का? तो जो आज हम कवर करेंगे ना, वो हम करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच को कवर करेंगे, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या कवर करने वाले आप यहाँ पे? हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ किसका? अकाउंट्स, ठीक है जी। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन करने वाला है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में देखिए आप प्लीज नोट करते रहिएगा साथ के साथ, मैं आपको समझा दूंगा। पर्सनल अकाउंट्स, ये अकाउंट्स को शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं, अभी आप लिखते हैं ACCOUNTS, पर्सनल अकाउंट्स। और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट क्या हो गया जी? जो पर्सन से रिलेट करता हो पर्सनल अकाउंट, जो पर्सन से रिलेट नहीं करता हो वो इम्पर्सनल अकाउंट। सो सिंपल, ठीक है। पर्सनल अकाउंट भी कितने टाइप के होते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन। पर्सनल अकाउंट होते हैं आपको नेचुरल पर्सनल अकाउंट, उसके बाद हो गया जी आपको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एंड फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैं अकाउंट को इस तरीके से डिनोट करूंगा हमेशा, ACCOUNTS। अकाउंट्स को मैं डिनोट कैसे करूंगा? AC से, ऐसे करके मैं अकाउंट को डिनोट करूंगा। आप भी चाहिए तो आप भी ऐसे डिनोट कर सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट में आ गया आपका
रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अभी देखिए, अब पर्सनल अकाउंट में आपको है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब खुद सोचिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या का मतलब क्या, इसमें तो दे ही रखा है कि नेचुरल पर्सन मींस पर्सन हुआ क्रिएशन ऑफ गॉड, जो भगवान ने। खुद सोचिए ना, नेचुरल पर्सन का मतलब क्या हो गया, आप में फिर से आपको क्या कहते हैं, राम श्याम सोहन गीता मोहन रीता सुमेर जो भी है एबीसीडी, वो सब क्या है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होगा, आर्टिफिशियल पर्सन वो हो गया जो कि क्रिएशन ऑफ गॉड तो नहीं है बट मेरी पर्सनल अकाउंट। कैसे, जैसे कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होती है। ठीक है जी। अब इसमें वो डेफिनेशन ये दे रखी है, दिस अकाउंट इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्सन इन बिजनेस डीलिंग्स। मतलब क्या होता है ना कि जब मान लीजिए मेरा ये द कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी है, अगर मैं किसी कंपनी के साथ डील करता हूँ तो मैं एबीसी लिमिटेड के साथ से डील करूंगा, मैं उसके डायरेक्टर या फिर उसके इंडिविजुअल या फिर एम्प्लॉय के साथ डील नहीं करूंगा, तो मैं एबीसी लिमिटेड के साथ डील करूंगा। तो उसको लॉ ने क्या कर रखा है ना, जो कानून है कंपनी का जो कानून है उसने उसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी दे रखी है। ठीक है, जिसकी वजह से उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये कहता है ये सर्टेन पर्संस का या फिर ग्रुप ऑफ पर्संस को वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट किस टाइप का होता है, मतलब मान लीजिए कि मेरा जो है इसमें जो एग्जांपल दे रखा है वही एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मैं रेंटेड प्रीमाइसेस में रहता हूँ, मुझे 2 महीने का रेंट देना था, मैंने मकान मालिक को 2 महीने का रेंट लैंडलॉर्ड को नहीं दे रखा है, तो लैंडलॉर्ड के अकाउंट को जब मैं रेंट पेबल अकाउंट से जब मैं डिनोट करूंगा, एक्चुअली देना तो मुझे लैंडलॉर्ड का था बट क्योंकि वो दिया नहीं मैंने इसलिए रेंट पेबल हो गया वो। और रेंट पेबल अकाउंट जो कोई सा भी पेबल अकाउंट या फिर रिसीवेबल अकाउंट जो भी हो गया वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेंट किसको पेबल था, मेरे लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड क्या था, पर्सनल अकाउंट तो था ही, नेचुरल पर्सनल अकाउंट भी था, बट अभी डायरेक्टली नहीं करके मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पेबल में दिखा रहा हूँ कि मुझे भविष्य में जाकर के फ्यूचर में उसको मुझे पेमेंट करनी है, तो मेरा क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया जी। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट की। इम्पर्सनल में क्या हो गया, इम्पर्सनल एक तो आ गया रियल अकाउंट, दूसरा आ गया नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है जी, ये आपको असेट से डील करता है, जितने भी टाइप के असेट्स होते हैं चाहे वो टेंजिबल हो, टेंजिबल का मतलब जिसको हम देख सके, छू सके, महसूस कर सके, वो टेंजिबल होगा, और एज वेल एज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में क्या क्या आता है, कॉपीराइट्स, गुडविल। मान लीजिए आपको ये सारी चीजें भी नहीं पता बट फिर मान लीजिए पता है आपको, मान लीजिए रियल अकाउंट में छोड़े टेंजिबल इंटेंजिबल, आप ये समझिए कि जितने भी असेट्स होते हैं, संपत्ति होती हैं, चाहे वो चल संपत्ति हो, चाहे वो मतलब करंट असेट्स हो या फिक्स असेट्स हो, अचल संपत्तियां हो। मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग क्या है, फिक्स असेट्स है। किसकी फिक्स असेट है, मेरी तो है नहीं, जिसकी है उसकी फिक्स असेट्स है। असेट्स चल संपत्तियां, ये जो चाहे किसी घर में फ्रिज है, आपके घर में मान लीजिए फ्रिज है, तो वो क्या है, आपकी संपत्ति है। ठीक है, तो वो जो भी संपत्ति आपका जो आपके पास जो ज्वेलरी है वो क्या है आपकी, वो आपकी संपत्ति है। या फिर जो आपके पास कार है वो क्या है आपकी, वो सारी संपत्तियां हैं आपकी। एक्चुअली आप अकाउंट्स में डील नहीं करते हैं इसलिए आपको असेट्स में, बट हाँ अगर आप उसे चाहे तो अपने असेट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन कैन बी डन, किसमें, असेट्स में उसे आप क्लासिफाई कर सकते हैं। चाहे वो कैश का बैलेंस हो आपके पास, मान लीजिए 10,000 रुपये, ये तो हार्ड कैश तो है ही आपका असेट्स, क्योंकि इससे आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं। आपके पास क्या है, परचेजिंग पावर है, आपके पास बैंक में पैसा है तो भी आपका असेट्स है, वो भी उससे भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बैंक में जो भी पैसा है आपका। इसके बाद नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट ये होता है कि जो कि आपका किससे रिलेट करता हो, एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यू, इन सब से मतलब इनकम वगैरह से रिलेट करता हो, वो आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया जी। अब
हम बात करते हैं रूल्स की। रूल क्या होता है सर इसमें? पर्सनल अकाउंट में डेबिट किसको करना है? अब देखिए मैं रूल्स बताता हूं आपको। रूल्स, ठीक है, ये अकाउंट्स बेसिकली जो रूल्स हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में वो इसके लिए पर्सनल के लिए हैं। पर्सनल ये तीनों कवर हो जाते हैं, रियल के लिए, नॉमिनल के लिए है, ठीक है, इसके लिए रूल है। आज हम लास्ट की रूल पढ़ेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को सम अप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में रूल्स एक बार रिवाइज करें और उसके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। चलिए ठीक है, चलिए एक बार रूल्स पढ़ लेते हैं हम। किसका रूल पढ़ रहे हैं? रूल्स ऑफ किसका? डेबिट का एंड क्रेडिट का। ये क्या होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। बस आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, ठीक है। किस किस का रूल पढ़ेंगे हम, कौन कौन से अकाउंट पढ़ने थे हम, और हम ये पढ़ रहे हैं किसमें? ट्रेडिशनल अप्रोच में, APPROACH अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच में पढ़ रहे हैं, ठीक। किस किस का पढ़ रहे हैं? अकाउंट्स। रूल क्या है जी? रूल ये है, क्या है? किसको करना है डेबिट और किसको करना है क्रेडिट, यही तो रूल है। किसका रूल है? ट्रेडिशनल अप्रोच में ये रूल है आपका। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट का, ठीक। उसके बाद रूल किसका है? रियल अकाउंट का। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अकाउंट को मैं इस तरीके से AC से डिनोट करूंगा, ठीक है, रियल अकाउंट का। तीसरा किसका रूल है जी? तीसरा है नॉमिनल अकाउंट का, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट का। देखिए आपने भी अपने रजिस्टर में, जो आपकी थ्योरी वाले रजिस्टर में, उसमें इसको लिख लेना है। अब कम से कम इसको 20 बार ही पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 20 बार ही पढ़ना है। देख के 20 बार पढ़ना है, अब बिना देखे तो आपका जितनी मर्जी मन हो, आपका जितने आपके पास टाइम उतना रिवाइज कीजिए। मैंने आपको दिखाया था कि सिर्फ आपको जर्नल एंट्री बनानी आ रही, अगर आपकी जर्नल एंट्री सही होगी तो आपका उसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट तक का मैंने दिखा दिया था कि बैलेंस शीट तक आपका रेडी हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक जर्नल एंट्री से। मतलब जितनी दे रखी हो तो है ही है, बट सिर्फ एक जर्नल एंट्री अगर आपकी बेस अगर आपका मजबूत हो गया ना, ऊपर तक तो सारी चीजें ऐसे ही चली जाती हैं। ऐसे पता सबसे अच्छी बात क्या है? आपका कंपटीशन ना अभी बिल्कुल वो है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ना वो आप सभी के लिए एक जैसा ही है। चाहे कोई रैंकर होगा उसके लिए भी ये बिल्कुल नया है, और चाहे आप बैक बेंचर है तो आपके लिए भी नया है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है आपके लिए। पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे थे हम, रूल्स की बात कर रहे थे ट्रेडिशनल अप्रोच में, जिसको इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं। डेबिट पर्सनल अकाउंट में दी रिसीवर, ठीक है। क्रेडिट दी गिवर, ठीक है। रियल अकाउंट जो है वो कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है।
नॉमिनल की बात करते हैं हम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्या था, पर्सनल अकाउंट के रूल को रिवाइज करते हैं एक बार। पर्सनल अकाउंट बोलेंगे मेरे साथ, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इस तरीके से ना थोड़ा सा आप इनको ला करके भी जो है आप वो अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। उस पर रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर नॉमिनल का debit all expenses and losses, 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 credit all incomes and gains, credit all incomes and gains, credit all incomes and gains। ठीक है जी। द रिसीवर मतलब जो जिसको मिल रहा है वो रिसीवर हुआ, जो दे रहा है वो गिवर होगा। हमेशा आपने मुझे पैसे दिए, आप गिवर हुए, मैंने आपसे लिए तो मैं रिसीवर हुआ। तो मैं जब अपनी एंट्री करूंगा तो मैं आपके अकाउंट को क्या करूंगा, क्योंकि आप मेरे लिए क्या है, गिवर हैं, तो मैं आपके अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। जो मेरे पास पैसा आएगा, आप जो मुझे पैसा देंगे, व्हाट कम्स इन वो मैं डेबिट कर दूंगा। ठीक है जी, एक जनरल एंट्री बन जाएगी। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके अकाउंट आप क्या एंट्री करेंगे, मेरे अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि मैं रिसीवर था। ठीक है, और अपने अकाउंट को आपके पास पैसा गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा आपके पास चला गया। मान लीजिए आपने कुछ खर्चे करे, मतलब जो खर्चे का नेचर का है, मतलब आपने मान लीजिए ग्रोसरीज का आइटम मंगवाया, तो ग्रोसरीज आपके लिए खर्चा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन्स। ठीक है जी, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसमें क्या है, जो आप खर्चा करो आपने कैश दिया, डेबिट आपने एक्सपेंस को करा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट आपने किसको करा, कैश को रियल अकाउंट को करा। और इनकम्स एंड गेन्स, इनकम एंड गेन्स का मतलब अगर आपकी कुछ सेल्स वगैरह है तो आपकी इनकम एंड गेन्स हो गई, उसको आपने डेबिट कर दिया, सॉरी क्रेडिट कर दिया, और डेबिट क्या हो जाएगा आपके पास, जो आपके पास पैसा आएगा वो आपके पास डेबिट हो जाएगा। यही तो है, दैट्स ऑल अबाउट द बेसिकली, यही तो है जो हम पढ़ने वाले हैं आगे जाकर के। ठीक है जी, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के। ठीक है जी, तो ये बुक थी, ये बुक जो मैंने पढ़ाया आपको, इसका मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या करूंगा, मैं जो है पीडीएफ इस बुक की जो है, मतलब जो भी सेशंस में ले रहा हूँ उसका पीडीएफ में साथ के साथ मैं डाल दूंगा। ठीक है, अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, ये बुक है, ये परचेज कर लीजिएगा। टीएस अग्रवाल की क्लास 11 की 2020 एडिशंस की। तो उससे क्या होगा, जब मैं कोई चैप्टर नंबर वगैरह बोलूंगा तो हमारा मैच कर जाएगा। अदरवाइज नहीं करेंगे आप, तो मैं तो पीडीएफ बना के पीडीएफ लेकर के वो चैप्टर में डाल ही दूंगा जैसे जैसे चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपने प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।